हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा का पूरा जो चैप्टर है आज अपन ख़त्म कर देंगे। अपन ने फर्स्ट हाफ जो चैप्टर है वो पहली पार्ट में कंप्लीट कर दिया था एंड सेकेंड हाफ जो है वो आज कंप्लीट कर देंगे। सो इन टोटल अपन ने 2 घंटे में पूरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगी एक बार जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ और एट्रीब्यूट्स एनसीईआरटी की एक-एक लाइन बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। सो इसी तरीके से आगे के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। सो आज हमें स्टार्ट करना है लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन से। सो लाइफ हिस्ट्री और वेरिएशंस की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर अपन को बेसिकली देखना है कि किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे काम करता है और फिट रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है वो किस तरीके से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। So population evolve maximum their reproductive fitness, also called the Darwinian fitness, higher the R value. Basically R value यहाँ पर क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंट्रिंसिक वैल्यू की तो दिस इज बी माइनस डी। नाउ इन द हैबिtat in which they live, under a particular set of selection pressure, organism evolve towards the most efficient reproductive strategy. नाउ बेसिकली इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे दो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, एक है से ए एंड दूसरा है ऑर्गेनिज्म से बी। ठीक है, अब यहाँ पर उनका एक रिसोर्स पड़ा है, दिस इज द रिसोर्स। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई एक ही इस रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, इस तरीके की हमने कंडीशन रखी। सो अब क्या होगा, ये रिसोर्स के लिए ए और बी के बीच में क्या हो जाएगी, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हो सकता है ए जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, जिम जाता हो, अपने मस्त उसके बॉडी शॉडी हो और वो बिल्कुल अच्छी तरीके से डोमिनेटिंग तरीके का हो, और बी जो हो वो बहुत पतला हो, उसमें मतलब इतना ज़्यादा ताकत नहीं है। तो ए क्या करेगा, बी को डोमिनेट कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो बी है वो हार जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा गेम से, और ए जो है वो इस रिसोर्स को ले पाएगा, यूज कर पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रही हूँ कि किस तरीके से इसने अपनी स्ट्रैटेजी, अपना जो फिजिकल अपीयरेंस की वजह से इस बी को हराया। ठीक है, उसकी फिजिकल जो शक्ति थी, जो एनर्जी थी, उसकी वजह से उसको हराया और उसने रिसोर्स को यूटिलाइज किया। सो कहने का मतलब ये है कि हार्श कंडीशन में सिर्फ वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जिनके पास अच्छा खासा मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस हो और वो डोमिनेटिंग नेचर के हों। अब एक और एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर सकती हूँ कि जैसे कि कुछ यहाँ पर आपके पास सपोज करो एक फील्ड है। ठीक है, और इस फील्ड में आपके 100 शीप्स है। ठीक है, 100 शीप्स है, और इसी फील्ड में आपके अप्रोक्सीमेटली 200 रैबिट्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि और ये दोनों ही कैसे हैं, हर्बीवोर्स हैं। कैसे हैं, हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, जो कि वेजिटेबल्स या ग्रीन लीव्स वगैरह खाते हैं। अब ऐसा हुआ कि ये इनका रिसोर्स कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे जो घास उगी होगी वही खाएंगे। सो बेसिकली अभी यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ रैबिट्स है वो शीप से ज्यादा है, और रैबिट्स के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि उनकी जो चुइंग करने का जो उनके पास हैबिट होता है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू द शीप्स। ठीक है, तो ये पूरे फील्ड को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे एज कंपेयर टू 100 शीप्स। तो यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर किसके पास आया, रेबिट के पास, एंड ये मल्टीप्लाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से रिसोर्स को यूज कर पा रहे हैं। आई होप ये चीज तुमको समझ में आ रही होगी। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन, फिश एंड बैम्बू। अब वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पूछ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन।
ठीक है? ये नीट में ऐसा आ चुका है पीवाईक्यू में, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है? नाउ व्हाई अदर ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, जैसे कि हम लोग बर्ड्स एंड आल्सो मैमल्स। नाउ सम रिप्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज और ऑफस्प्रिंग्स, जैसे कि ऑयस्टर एंड पेल्जिक फिश। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, कुछ तो है जो आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिंगल ब्रीडिंग में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें इंसेक्ट्स की, तो सिंगल ब्रीडिंग में वो बहुत सारे छोटे 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 आपके जो इंसेक्ट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ बड़े एनिमल्स की जो साइज में बड़े होते हैं, जैसे मैमल्स, बर्ड्स, वो सिंगल ब्रीडिंग में कुछ ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे कि अगर अपन एलिफेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो वो एट अ टाइम वन ही कर पाएगा, ठीक है? सो सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स, जैसे कि ऑयस्टर एंड पेल्जिक फिशेस, व्हाइल अदर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज ऑफस्प्रिंग्स, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स। So, which is a desirable for the maximizing fitness? Ecologists suggest that the life history trait of organism has evolved in a relation to a constraint imposed by the abiotic and the biotic components of the habitat in which they live. Evolution of the life history in traits in different species is currently an important area research being conducted by the ecologist. बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ का सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट मतलब है, दैट इज कि आपका वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, उसके दोनों ही ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आगे सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर चीज़ें उसके लिए फ़ेवरेबल है, उसके अंदर इस तरीके की चीज़ें इनहेरिट है, जो हार्श कंडीशन में उसको सर्वाइव कर पाए, तो वो नेचर उसको आगे लेकर जाएगा, अन्यथा वो वहीं पर अपना दम मतलब अपने आप को खत्म हो जाएगा, वो स्पीशीज़ जो है वो खत्म हो जाएगी। सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑल्दो इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाली जो लाइन थी ना, पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू, ये पूछ ली जाती है एंड ये एग्ज़ाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि ऑयस्टर और पेल्जिक फिशेज़ जो है ये स्मॉल साइज़ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर के प्रोड्यूस करते हैं एंड फ़ॉर सी बात है बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो सिंगल या फिर कुछ फ्यू नंबर्स ही प्रोड्यूस करेंगे, बट उसका साइज़ जो होगा ऑफस्प्रिंग्स का वो बड़ा होगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इस पर्टिकुलर पैरा से और ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। ओके, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, ये यहाँ पे सब जो पूरा का पूरा चैप्टर एक तरफ और ये 11.1.4 पॉपुलेशन इंटरैक्शन एक तरफ, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर से कहीं से क्वेश्चन बनते हैं तो वो यही वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना है, ये जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा सिंपल भी है। Okay, so can you think of any natural habitat on Earth that is inhabited just by a single species? अब तुमने कभी ऐसा सोचा है कि क्या मतलब अगर पूरे अर्थ पे सिर्फ हम रहते तो कैसे पूरा सरवाइव कर पाते हम? लाइक कोई भी आपके पास ना प्लांट्स है ना कोई ऑर्गेनिज्म है दूसरा ना कोई स्पीशीज है, ठीक है? सो देर इज नो सच हैबिtat एंड सच अ सिचुएशन इज इवन इनकन्विंसिबल। अ, इसका लाइन का इसलिए इम्पोर्टेंस है कि ये चीज़ इसलिए आपको बता रही है, भूमिका बाँध रही है, ये बेसिकली आपको बताने की कोशिश कर रही है कि पॉपुलेशन इंटरैक्शन कितना ज़रूरी है। ऑफ़ कोर्स सी बात है, अगर हमारा इंटरैक्शन पेड़ों के साथ नहीं होगा, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें फूड नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर हमारा इंटरैक्शन पेट एनिमल्स के साथ नहीं होगा, तो समवॉट पेट एनिमल्स इसलिए हम लोगों ने रखना स्टार्ट करे थे ताकि वो हमारी रक्षा कर सके, ठीक है? हमारे लिए काम आ सके। तो इसलिए वो हमारे काम नहीं आ पाएँगे, तो इस तरीके से वो आपको बताना चाहते हैं कि हम और हमारी जो दूसरी स्पीशीज़ है, उनके साथ इंटरैक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। तो फॉर एनी स्पीशीज़ द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ वन मोर स्पीशीज़ ऑन व्हिच इट कैन फीड। मतलब हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इवन प्लांट स्पीशीज विच मेक इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन, ऑफ कोर्स। अब जैसे कि अगर अपन प्लांट की बात करें, चलो हम तो खाना खुद से बना ही नहीं सकते, बट प्लांट तो खुद से खाना बना सकते हैं।
पर फिर भी वो अकेले नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें मिनरल की ज़रूरत होती है, उन्हें प्रॉपर वो जो डिकम्पोज़िशन प्रोसेस है उनकी ज़रूरत होती है और उसमें माइक्रोब्स का यूज़ होता है। सो दे आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है? It needs soil microbes to break down the organic matter in the soil and return the inorganic nutrient for absorption. And then, how will the plant manage pollination without an animal agent? Of course, सी बात है। अब जो plants pollinate करते हैं with the help of the animals, ठीक है, insects, तो उनमें pollination ही नहीं हो पाएगा। तो ये interaction भी बहुत ज़रूरी है। उनका आगे species ही नहीं बढ़ पाएगी अगर pollination नहीं हुआ तो। So, it is obvious that in nature, animal, plants, and microbes do not and cannot live in the isolation but interact in various ways to form a biological community. Of course, ये बात है कोई सा भी स्पीशीज हो, वेदर इट्स अ प्लांट, वेदर इट्स अ एनिमल, सबके सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, एंड फॉर दैट रीजन इंटरेक्शन इज वेरी important. Now, even in minimal communities, many interactive linkages exist, although all may not be readily apparent. Now, interspecific interaction arises interspecific interaction arises from the interaction of the population of the two different species. Interspecific, अब जब भी आपके इंटर वर्ड आता है, ठीक है, और एक आता है इंट्रा। अगर इंट्रा आता है मतलब किन्हीं सिमिलर लोगों के बीच में, ठीक है, किन्हीं सिमिलर स्पीशीज के बीच में। ऐसे समझ लो कि जैसे कि इंट्रा बोला जा रहा है तो ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच में, ठीक है, सेम स्पीशीज के अंदर। या फिर प्लांट्स और प्लांट्स के बीच में, ठीक है, मतलब उसमें भी सिमिलर, जैसे पोटैटो प्लांट और पोटैटो प्लांट के बीच में, ठीक है, कोई हनी बी और हनी बी के बीच में। अगर इंटर बोला जा रहा है तो इसका मतलब टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, टू डिफरेंट स्पीशीज मतलब दो अलग अलग चीजें। ये किसी में भी हो सकता है, इंट्रासेल्युलर, इंटरसेल्युलर, ठीक है, इस तरीके से भी बोला जाता है। तो इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर, इंटरसेल्युलर का मतलब दो सेल के बीच में, ठीक है। No, they could be beneficial, detrimental or natural, neither harm nor benefit. अब ये इंट्रैक्शन या तो हमें फायदा दे सकते हैं या तो हम किसी एक के लिए नुकसान हो सकता है, किसी एक के लिए फायदा हो सकता है, या फिर किसी को ना नुकसान होगा ना इससे किसी को फायदा होगा। तो इस तरीके के तीन इंट्रैक्शंस हमारे लिए बनते हैं। अगर, ठीक है, कोई फ़ायदा वाली चीज़ है, तो हम उधर दे देंगे पॉज़िटिव साइन्स हमारे रेफ़रेंस के लिए, और अगर कहीं पे नेगेटिव मतलब नुकसान वाली चीज़ है, तो विल पुट अ नेगेटिव साइन देयर, ठीक है? और कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ना फ़ायदा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है, तो देयर वी विल गिव 0 फॉर द न्यूट्रल इंटरैक्शन। ठीक, अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट टेबल आ रही है। ये टेबल इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ जो आपके नीट के पीवाईक्यूज़ होते हैं, उसमें ये पूछी जा चुकी है। प्लस ये जो आपके वैसे टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पर भी पूछ लिया जाता है। मैच द फॉलोइंग के तौर पे या फिर किसी भी तरीके से इसको पूछ लेते हैं, तो इसको याद रखना। ओके। तो सबसे पहला आता है इसमें म्यूचुअलिज्म। अब इसमें नाम से समझ में आ रहा है म्यूचुअल, ठीक है, मतलब दोनों का फायदा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, दोनों का ही यहाँ पे म्यूचुअल तरीके से फायदा हो रहा है, ठीक, आपस में फायदा कर रहे हैं। सो स्पीशीज ए को भी फायदा हो रहा है, स्पीशीज बी को भी फायदा हो रहा है। सो हेयर वी विल गिव प्लस साइन, ठीक। अब कंपटीशन, तो कंपटीशन में हो ना हो किसी ना किसी का घाटा तो होता ही है, मतलब यहाँ पे दोनों का ही घाटा हो रहा है। तो स्पीशीज ए का भी घाटा होगा, स्पीशीज बी का भी घाटा होगा, तो ये चीज याद रखना है। अब प्रेडेशन की अगर अपन बात करें, तो प्रेडेशन में क्या होता है, जो आपके शिकारी होता है, वो शिकार करता है और जिस चीज़ का शिकार करता है उसका तो नुकसान हो गया, लेकिन शिकारी का फ़ायदा हो गया। तो स्पीशीज़ ए जो है वो पॉज़िटिव होगा, मतलब वो शिकार करेगा, एंड स्पीशीज़ बी जो है उसका शिकार बनेगा, तो उसका नुकसान हो गया, तो नेगेटिव। अब पैरासिटिज़्म में भी सेम चीज़ होती है, जैसे कि अगर अपन बात करें
आपके लीस की, या फिर अपन बात करें कोई भी पैरासाइट की जो कि बॉडी के अंदर रिसाइड करता है, जैसे टेप वर्म हो गया, ठीक है, लिवर फ्लूक हो गया। तो ये सारे क्या करते हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे जो पैरासाइट्स है उनका तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है या जो भी स्पीशीज है, जो भी होस्ट है जिसके ऊपर वो रिसाइड कर रहे हैं, उनका तो नुकसान होगा। तो इसलिए हम नेगेटिव देंगे। ठीक है। अब कमेंसलिज्म का होता है कि भाई किसी एक का तो फायदा हो रहा है, लेकिन किसी दूसरी स्पीशीज का ना तो फायदा हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है। तो किसी एक स्पीशीज का फायदा हो गया और किसी एक को नुकसान भी नहीं हुआ, तो 0 देंगे। ठीक है, ना उसका फायदा हुआ ना उसका नुकसान हुआ। अब अमेंसेलिज्म जस्ट इसका उल्टा, कमेंसेलिज्म का उल्टा। स्पीशीज ए, यहाँ पर बेसिकली किसी एक स्पीशीज का नुकसान होगा और दूसरी स्पीशीज का ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान होगा। सो आई होप ये पूरी टेबल तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब अपन आगे पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें और क्लियर समझ में आएंगी। सो बोथ द स्पीशीज बेनिफिट किस में मिल रहा है, दोनों स्पीशीज को बेनिफिट किस में मिल रहा है, म्यूचुअलिज्म में, अपन ने देखा। और दोनों स्पीशीज का लॉस किस में हो रहा है, कंपटीशन में। वहीं पे अगर अपन पैरासिटिज्म और प्रेडेशन की बात करें तो किसी एक ही स्पीशीज को यहाँ पे फायदा मिल रहा है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है। ठीक है। एंड द इंटरेक्शन इज डिटरमिनेंटल टू द अदर स्पीशीज। ठीक है, होस्ट और प्रे की बात हो गई। नाउ द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, अब जहां पर एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है तो दैट इज द कमेंसलिज्म। वहीं पे दूसरी स्पीशीज जो है वो अनहार्म्ड रहेगी, मतलब ना उसे नुकसान होगा ना उसे फायदा होगा। वहीं पे अगर अपन बात करें इसके उल्टे अमेंसेलिज्म की, तो अमेंसेलिज्म में एक स्पीशीज को नुकसान होगा और अगेन दूसरी स्पीशीज को ना तो फायदा होने वाला है ना तो नुकसान होने वाला है। सो द अदर हैंड वन स्पीशीज इज हार्म्ड whereas the other species is unaffected. Predation, parasitism, commensalism shares a common characteristic: the interaction species live closely together. अब प्रेडेशन में, पैरासिटिज्म में और कमेंसलिज्म में ये तीन इंट्रैक्शन ऐसे हैं जिसमें ये जो दो स्पीशीज है जिनके बीच में इंट्रैक्शन होना है वो आपस में बहुत क्लोजली एक साथ रहते हैं। ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले इंट्रैक्शन पे डिटेल में पढ़ने के लिए, प्रेडेशन पे। अब अपन को पता है प्रेडेशन क्या है, एक शिकारी होगा एक शिकार होगा। ठीक है, एक प्रेडेटर होगा एक प्रे होगा। सो what would happen to all the energy fixed by the autotrophic organism to eat the plants? You can think of the predations as nature's way transferring to higher trophic level the energy fixed by the plant. So basically ऐसे कि अपन नॉर्मली बात करें तो जैसे जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो वेजिटेरियन ह्यूमंस होते हैं, वो लोग भी आपके बेसिकली प्लांट का क्या कर रहे हैं, शिकार ही तो कर रहे हैं। हम लोग अपने लिए तो उनको खा रहे हैं। ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, जो प्लांट्स की जो एनर्जी है जो उसने सन से फिक्स करी थी और अपने में स्टोर करी थी, वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो रही है। अब जैसे कि एक सिंपल सी फूड चेन बनाने की कोशिश करें तो एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट को किसने खाया, सपोज करो रैबिट ने खाया। ठीक है, रैबिट को किसने खा लिया, लेट्स से स्नेक ने खा लिया। ठीक है, और स्नेक को किसने खाया, क्या बोल सकते हैं, कौन नहीं खाएगा स्नेक को, लेट्स से ईगल ने खा लिया। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो इसने सन से एनर्जी जो ट्रैप करी होगी वो ट्रांसफर किस में हुई, रैबिट में। अब रैबिट के पास भी कुछ एनर्जी ट्रैप हुई होगी तो वो गई स्नेक में, स्नेक से वो एनर्जी गई ईगल में। ठीक है। सो बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। So when we think of a predator and prey, most probably it is the tiger and the deer. सबसे बढ़िया हमें जो predator prey की कहानी अगर आती है दिमाग में तो एक टाइगर होता है, एक डियर होता है, या एक लायन होता है, एक डियर होता है। ठीक है। That rarely comes to our mind, but a sparrow eating any seed is no less a predator. जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई स्पैरो सीड भी खा रहा है so that will also act as a predation. क्यों? क्योंकि
आफ्टर ऑल वो जो सीड है वो आगे जाके प्लांट की स्पीशीज बनेगी, किसी एक प्लांट को फॉर्म करेगी। बट स्पैरो ने उस सीड को खा लिया, तो बेसिकली वो क्या हुआ कि उसने उस सीड पर प्रेडेट किया, उस सीड का शिकार किया। ठीक है। Although animal eating plants are categorized separately as herbivores, they are in a broad ecological context not very different from a predators. ठीक है, मैं ये चीज बता चुकी हूँ। Beside acting as a conduits for energy transfer across the trophic level, predators play other important role. अब predators जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एनर्जी ट्रांसफर करने का ही जरिया नहीं होते, मतलब एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में ट्रांसफर करने का जरिया नहीं होते, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा रोल भी प्ले करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें प्रेडेटर की, तो वो जो प्रे की स्पीशीज होती है उसके जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, बाय प्रिडेटिंग देम। ठीक है, उन पे चेक लगाते हैं, अगर वो चेक नहीं लगाएंगे, उनको उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो वो स्पीशीज जो है वो एनॉर्मसली ग्रो करेगी एंड उसकी वजह से आगे जाके दिक्कत होगी, क्योंकि रिसोर्सेस खत्म होना चालू हो जाएंगे ना। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि पूछा जाता है एंड पूछा भी जा चुका है, तो याद रखना। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, कि इसका दूस एक तो कंडक्ट एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो जो प्रे की स्पीशीज होती है, प्रे की पॉपुलेशन होती है, उसको अंडर कंट्रोल लगता है। बट फॉर द प्रेडेटर्स, प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इकोसिस्टम instability. ठीक है, when certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because they invaded land does not have its natural predator. Exotic species मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो स्पीशीज नहीं है, मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया है, एक ये ज्योग्राफिकल वन एरिया है, दिस इज ज्योग्राफिकल टू एरिया। अभी यहाँ पे कोई ए स्पीशीज ग्रो कर रही है बट वो यहाँ पे ग्रो नहीं करती, और फॉर सम हाउ, फॉर कोई सा भी रीजन की वजह से ये जो ए स्पीशीज, लेकिन एक और चीज यहाँ पे बात याद रखो कि इस ज्योग्राफिकल टू एरिया में इस ए स्पीशीज का साथ ही साथ में क्या है, प्रेडेटर भी है। ठीक है, अब किसी रीजन की वजह से ये जो ए स्पीशीज का एक प्लांट जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब या कोई वो स्पीशीज यहाँ पे आ गई, अब बेसिकली यहाँ पर वो नई स्पीशीज है, तो वो फुल ग्रो करेगी एंड ऑल्सो इधर उसका प्रेडेटर भी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इसके ऊपर चेक लगाने वाला कोई नहीं है, इसको बहुत अच्छा रिसोर्स मिल रहा है, तो ये एनॉर्मसली ग्रो करना चालू कर देगा, जिसकी वजह से इस एरिया का जो इकोसिस्टम होगा वो हैम्पर करेगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, so when a certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because they invaded the land does not have its natural predator. अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। प्रिकली पियर कैक्टस, कौन सा? प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, कब? 1920 में, जिसने बहुत ज्यादा दंगा मचा दिया था, एक तरीके से लाइक कॉज हैवॉक, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर में ये स्प्रेड हो रहा था, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर उसने कवर कर लिए थे। ठीक है, फिर बाद में जब उन लोगों को पता चला कि प्रिकली पियर कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए उनका नेचुरल प्रेडेटर जैसे कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मोथ को लाया गया, जिसकी वजह से उनका जो पॉपुलेशन थी इस कैक्टस की वो कंट्रोल में आई। ठीक है, सो फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटाट, और ये उसको नेचुरल हैबिटाट से लेकर आए, was introduced into the country. Biological control method adapted in agricultural pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. So basically ये बात ये है
कि आपके ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ हुई उससे हमें एक चीज़ पता चल गई कि हम जो है एग्रीकल्चर में भी इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों ये कौन-सा मेथड हो गया? बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हो गया, जिसमें हम जैसे कोई स्पीशीज़ ये हमारी क्रॉप उग रही है, ठीक है? इस फील्ड में क्रॉप उग रही है। अब कोई एक ए स्पीशीज़ है, ठीक है? वो यहाँ पर इस प्लांट को खराब कर रही है। अब हमें पता है इस ए स्पीशीज का प्रेडेटर है बी स्पीशीज, तो मैं क्या करूं? और मुझे ये भी पता है कि ये बी स्पीशीज इस प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो मैं क्या करूंगी? मैं इस बी स्पीशीज को इस क्रॉप फील्ड में छोड़ दूंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो ए स्पीशीज है ये खत्म हो जाएगी और हमारी क्रॉप बच जाएगी। सो दिस इज नोन एज द बायोलॉजिकल कंट्रोल। Now, predators also help in maintaining species diversity in a community. तीसरी चीज हमें क्या पता चल रही है प्रेडेटर की? ये आपकी कम्युनिटी में जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी होती है उसको मेंटेन करने का भी काम करता है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन अमंग द कॉम्पिटिंग प्रे स्पीशीज। अब बेसिकली ये क्या करेगा, जो प्रेडेटर्स होते हैं वो क्या करेंगे कि ये आपस में ही कंपटीशन को कम करवा देंगे। कैसे कम करवाएंगे? अब ऑफ कोर्स सी बात है कि जैसे एक लायन है, ठीक है? लायन है वो, और एक एरिया में सपोज करो इस एरिया में 50 डियर्स रह रहे हैं, ठीक है? 50 डियर्स रह रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि लायन जो है वो धीरे-धीरे करके 50 इयर्स में उनके कॉमन रिसोर्स है, ठीक है? रिसोर्स तो कॉमन है इनका सबका। तो इससे क्या होगा कि इनके बीच में आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। अब लायन क्या करेगा? लायन बोलेगा कि भाई तुम लोग आपस में मत मरो, मैं आपको खा जाता हूँ, किसी एक डियर को खा जाता हूँ। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा एक कॉम्पिटिशन तो कम होगा, ठीक है? सो बेसिकली वो आपस में भी स्पीशीज़ के बीच में, प्रे के स्पीशीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन लेवल, इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन कम कराते हैं, जिस वजह से उनकी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन्ड रहती है, ठीक? सो इन द रॉकी इंटरडाल कम्युनिटी, या इसका एग्जाम्पल है ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इस वाले का इसका एग्जाम्पल जो ऑलरेडी देखा गया है। So, in the Rocky Intertail communities of the American Pacific coast, the starfish piester is an important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed from the enclosed interdial area, more than 10 species of the invertebrate become extinct within a year because the interdial interspecific competition. So basically, इसीलिए देखो ये वही चीज हुई कि अगर यहाँ पे लायन नहीं होता तो ये 50 डियर्स आपस में इस रिसोर्स के लिए compete करते, और इस रिसोर्स के लिए compete करते तो रिसोर्स जैसे ही खत्म होता जाता ये आपस में ही लड़ना भिड़ना चालू हो जाते, ठीक है? तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हुई कि जो पायस्टर था वो एक इम्पोर्टेंट प्रेडेटर था, ठीक है? अ, अब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट किया गया कहाँ पे, आपके एक फील्ड मतलब ओशन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे ये वाला जो स्टारफिश था, ठीक है, उसको हटा दिया गया। सारे स्टारफिश उस एरिया से हटा दिए गए जहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अब ये स्टारफिश अप्रोक्सीमेटली 10 स्पीशीज पर फीड करता था। तो उसने देखा कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई उन 10 स्पीशीज की कि वो 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के थे, ठीक है? अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई वो इन्वर्टेब्रेट्स की स्पीशीज़ कि वो आपस में ही कॉमन रिसोर्स के लिए लड़ने लग गए, और उन्होंने आपस में ही एक-दूसरे को खाना शुरू कर दिया। सो आगे जाके उन्हें पता चला कि कुछ सालों मतलब 1 साल के अंदर वो जो 10 इन्वर्टेब्रेट स्पीशीज़ थी वो एक्सटिंक्ट हो गई उस जगह से। सो समझ में आ रही है कि किस तरीके से प्रेडेटर जो है वो के जो स्पीशीज़ है उनकी डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखता है कम्युनिटी में। Now, if a predator is too efficient and overexploits its prey, then the prey might become extinct, and following it, the predator will also become extinct and lack of food. तुम लोगों ने सोचा होगा कि मैम
अभी यहाँ पर आपने बताया कि यहाँ पे 50 डियर्स है, वो कॉमन रिसोर्स के लिए compete करते हैं, तो जो लायन है वो डेली का एक-एक डियर खा के खत्म करता है और उनके बीच का जो कंपटीशन है उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। तो इससे उनके बीच में आपस में कंपटीशन कम हो जाता है। लेकिन फॉर सम रीज़न लायन अगर एक-एक दिन भी अगर खा रहा है डियर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो नेक्स्ट 50 डेज़ में डियर की पॉपुलेशन उस जगह से खत्म कर देगा। ऐसा नहीं है। जो लायन होता है या फिर कोई सा भी प्रेडेटर होता है, वो बहुत चालाक होता है, प्रूडेंट होता है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है प्रेडेटर्स के लिए प्रूडेंट, मतलब वो बहुत चालाक और बहुत बुद्धिमान होता है। वो अपने शिकार को उसी तरीके से खर्च करेगा अपने ऊपर कि जब उसे लगेगा कि हाँ, अब ये ज़्यादा हो रहा है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता, ये लिमिट है, अगर मैंने इसको खत्म कर दिया तो आगे मुझे ये स्पीशीज़ नहीं मिलेगी खाने को। तो वो उस तरीके से चलता है, ठीक है? सो प्रे स्पीशीज़ हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस, अब ऑफ कोर्स सी बात है, अब शिकारी जो है वो तो शिकार करेगा ही, बट ऐसा थोड़ी ना है कि अब शिकारी मतलब जो शिकार है वो बोलेगा अरे नहीं भाई, हमारी पॉपुलेशन की इंटेंसिटी को, कॉम्पिटिशन की इंटेंसिटी कम करानी है, हमें हार्मोनियस रिलेशनशिप रखना है ऐसा-ऐसा करके, तो तुम भाई आके हमें खा जाओ। ऐसा तो है नहीं, हर चीज़, हर स्पीशीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलती है। तो ऐसे ही प्रे स्पीशीज़ के पास भी एक मैकेनिज़्म होता है जिससे कि वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा सके. So prey species have evolved various defense to lessen the impact of the predation. Some species of insects and frogs are cryptically colored, जैसे कि हम उसको बोलते हैं camouflage. तो कुछ frogs, कुछ insects आपके, कुछ आपके रेप्टाइल्स, इनके पास कैमोफ्लेज होने का एक ऑप्शन होता है, मतलब उनके पास भगवान ने पहले से ही डिफेंस मैकेनिज्म दिया होता है। सो कैमोफ्लेज इज बेसिकली कि जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है उसके साथ वो कलर मैच कर लेते हैं और वो उसी के साथ मतलब गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनका कलर, उनकी बॉडी का कलर और उनका बैकग्राउंड का कलर सिमिलर हो जाता है, तो प्रेडेटर जो है वो आसानी से पहचान नहीं पाता, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजिली बाय द प्रेडेटर। कुछ पॉइजनस होते हैं एंड देयर बाय अवॉइड बाय द प्रेडेटर्स। अब क्या होता है कि आपके जो कुछ फूल होते हैं, मतलब कुछ पेड़ होते हैं या कुछ इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ आपके रेप्टाइल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, मतलब ऐसे पॉइजन जो उनके प्रेडेटर के लिए हार्मफुल है, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि अब जो प्रेडेटर है, वो अगर उनके पास जाएगा, तो ऑफ़ कोर्स सी बात है उनकी बॉडी खराब होगी, तो उससे वो प्रेडेटर को नुकसान होगा। तो ये उनके पूरे माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि नहीं, मुझे इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के पास नहीं जाना, क्योंकि मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरी बॉडी खराब हो जाएगी, या उन्होंने एंसेस्टर्स को देखा होगा, अरे मैं इनके साथ गया था तो ये बॉडी खराब हो गई। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें बहुत फ़नी सा एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ। तुम लोगों ने वो कौवा का पेड़ सुना होगा, ठीक है? तो उस पेड़ के आस-पास कभी भी जो काउज़ है वो नहीं आती, ठीक है? सो देयर अ रीज़न, बिकॉज़ वहाँ पे अगर काऊ जो है वो उसके प्लांट्स पर फ़ीड करती है, तो बेसिकली वो जो प्लांट है वो आपका केमिकल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जो वो काऊ है या जो भी हर्बीवोर है, उसके अंदर जो स्टमक है उसमें इंडाइजेशन चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है? तो अब इस काऊ को पता चल गया कि भाई यहाँ इस वाले पेड़ के पास नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर जाते तो पेट खराब हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसने जाके अपनी दूसरी सखियों को बता दिया, ठीक है? कि भाई इस पेड़ के पास नहीं जाना, इस स्पीशीज़ के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा-ऐसा हो जाएगा, ठीक है? आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है, द मोनार्क बटरफ्लाई इज वेरी डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर, ठीक है? जो भी प्रेडेटर है मोनार्क बटरफ्लाई का, जब भी वो खाती होगी तो वो उसे बहुत गंदी, एकदम बेकार टेस्ट देता होगा, तो उसने फिर उस बर्ड ने अपने आपस के बर्ड्स को बता दिया होगा, भाई ये नहीं खाना क्योंकि इसमें बहुत अजीब सा स्वाद आता है, बेकार स्वाद है, तो मैं नहीं खाएंगे, क्योंकि एक स्पेशल केमिकल प्रोड्यूस करते हैं उनके बॉडी के अंदर। Interestingly, the butterfly acquired this chemical during the caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. ठीक है, सो ये बेसिकली बटरफ्लाई कैसे एक्वायर करती है,
जब वो एक पॉइज़नस वीट पे अपनी जब वो कैटरपिलर फॉर्म में होती है, उसके अंदर जब वो फ़ीड कर रही होती है वीट पर, पॉइज़नस वीट पे, तब उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है। तो जब भी कोई बर्ड खाती होगी तो उसे बहुत गंदा टेस्ट आता होगा। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट योर प्रेडेशन। ठीक है? थोड़ा लंबा टॉपिक था प्रेडेशन। ओके, अभी भी कंटिन्यू है। सो विल गो Okay, this will again take full 1 hour. For plants, herbivores are the predators. अब plants की अगर अपन बात करें तो herbivores जो है वो predator की तरह काम करेंगे. Nearly 25% of all insects are known to be फाइटोफेगस। फाइटो का मतलब होता है प्लांट एंड फेगस का मतलब होता है जो उनके ऊपर खाते हैं। ठीक है, सो जो चीज वो इनगल्फ करते हैं बेसिकली। सो फीडिंग ऑन द प्लांट सेप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर अ प्लांट बिकॉज अनलाइक एनिमल दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। ऑफ कोर्स सी बात है, जैसे कि प्लांट्स, जैसे जो आपके एनिमल्स है सॉरी, वो क्या करते हैं, वो अपनी जगह से भाग के या छुप कर कैसे भी जान बचा सकते हैं प्रेडेटर से। लेकिन प्लांट्स तो बेचारे क्या करें, वो तो एक ही जगह पर अपने रूट्स के साथ उस सॉइल में के पड़े हैं, तो वो तो अपने भाग के जान नहीं बचा सकते। तो उनके लिए अलग अलग चीजें हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, जैसे कि वो पॉइजनस, जैसे पॉइजनस केमिकल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। वो आपके क्या कहते हैं, उनमें कांटे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कांटे बन जाते हैं, जो स्टेम्स है वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। सो इस तरीके से वो अपनी डिफेंस मैकेनिज्म रखते हैं। So plants therefore evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense against herbivores. Thorns, जैसे कि मैंने आपको बताया, केशिया और कैक्टस में are the most common morphological means of defense. Many plants produce and store chemicals that make the herbivores sick and they are eaten, inhibit feeding or digestion, as I have said right now. ठीक है, पिछले वाली जो स्लाइड पे मैंने ये वाला एग्जांपल बताया था ना, वही। ठीक है, disrupts its reproductive or even kill it. You must have seen wheat calotropis growing in an abundant field. The plant produce highly poisonous, a very important line, a very important टॉपिक। ठीक है, तो बेसिकली कैलाट्रोपिस जो प्लांट है वो बहुत ज्यादा ग्रो करता है, और ये जो कैलाट्रोपिस होता है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस प्रोड्यूस करता है, जो कि जब भी कोई कैटल और जब भी कोई गोट उसे खाएगा तो वो उसके अंदर इनडाइजेशन प्रोड्यूस करेगा या फिर उसके रिप्रोडक्शन को हैम्पर करेगा, और वर्स्ट केस में उसको मार भी सकता है। इसी वजह से कभी भी कोई भी कैटल या फिर गोट उस प्लांट के आसपास देखने को नहीं मिलती, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड पे बताया। A wide variety of the chemical substances that we extract from the plants on a commercial scale, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्यूनिन, स्ट्राइकीन, ओपियम, ये सारी की सारी चीजें जो हैं बेसिकली केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे प्लांट यूज करते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस क्या करते हैं, इनको अपने लिए भी यूज करने लग जाते हैं, मतलब इनको हम अपने तरीके से यूज करने लग जाते हैं। निकोटीन हो गया, कैफ़ीन हो गया, ओपियम हो गया, ठीक है? तो ये हम अपने लिए यूज़ करते हैं। आर प्रोड्यूस्ड बाय देम एक्चुअली एज़ अ डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेज़र एंड द ब्राउज़र, ठीक है? सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट इज़ योर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में क्या हो रहा था कि दोनों ही स्पीशीज़ को नुकसान हो रहा था, ठीक है? दोनों ही स्पीशीज़ को नुकसान हो रहा था। तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों साइड पे नेगेटिव एंड नेगेटिव। So, when Darwin spoke of the struggle for existence and survival for the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is potent force in organic evolution. अब उनके अकॉर्डिंग, डार्विन के अकॉर्डिंग ऐसा था कि अगर कोई दो स्पीशीज आपस में लड़ रही है किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, क्योंकि जो भी स्पीशीज डोमिनेट करेगी, जिसका भी मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग बचेंगे, जिसके भी मैक्सिमम लोग बचेंगे, वो आगे जाएंगे। ठीक है, it is generally believed that the competition occur when closely related species compete for the same resource that are limiting, but this is not entirely true. Basically उनको कहने का मतलब ये था कि जैसे कि कोई स्पीशीज जो कि ग्रास के लिए compete कर रही हो, जैसे कि अपन मान लेते हैं डियर भी मान लेते हैं और एक sheep भी मान लेते हैं, क्योंकि डियर और sheep दोनों कैसे हैं, हर्बीवोर्स है, और वो दोनों ही ग्रास के लिए compete करेंगे। ठीक है,
सो यहाँ पर इनके बीच में जब लड़ाई होगी तो वो एक्चुअल में क्या होगा कि उन अकॉर्डिंग टू द डार्विन जो भी डोमिनेटिंग होगा वो आपका दूसरी वाली स्पीशीज को डोमिनेट कर लेगा और वो जो डोमिनेटिंग होगा वो आगे बढ़ जाएगा। सो फर्स्टली, और लेकिन इस तरीके का ये चीज जो कहना है गलत नहीं है, मतलब गलत है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं पूरी तरीके से सही नहीं है। Firstly, totally unrelated species could also compete for the same resource. अब दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज हैं, दोनों ही डिफरेंट प्रजातियां हैं, लेकिन हो सकता है उनका रिसोर्स कॉमन हो। ठीक है। For instance, in some shallow South American takes, visiting flamingos and resident fishes compete for the common food. अब क्या है, फ्लेमिंगो क्या है, बर्ड है। अभी शीप और मैंने गोट तो तुमको चलो बोल दिया कि वो थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई वो ही बदल दिया हमने। एक है बर्ड, एक है फिश। ठीक है, दोनों ही अपनी डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन हो सकता है उनके कॉमन आपका क्या कह सकते हैं, फूड हो क्या, जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, जो कि लेक में पाए जाते हैं, मतलब फ्लेमिंगो भी जू प्लैंक्टन पे फीड करती है और फिश जो है वो भी जू प्लैंक्टन पे फीड करती है। तो इन दोनों के बीच में भी कंपटीशन होगा। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि कोई दो सिमिलर स्पीशीज को ही हमें कंसिडर नहीं करना है। हो सकता है कोई दो डिफरेंट स्पीशीज हो जो आपस में सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही हो और इस तरीके के कंपटीशन होता हो। अब सेकेंडली क्या रीजन हो सकता है, रिसोर्स नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर द कंपटीशन टू अकर इन इंटरफेरेंस competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species even if resources are abundant। अब बेसिकली यहाँ पे वही वाली चीज होगी कि हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारा रिसोर्स हो, ठीक है, काफी अच्छा खासा रिसोर्स है, लेकिन किसी भी फूड या स्पेस के इसे यहाँ पर रिसोर्स जो है बेसिकली हम फूड या स्पेस को मान रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कोई भी फूड हो या कोई भी स्पेस के लिए दो स्पीशीज लड़ाई कर रही है। अब हो सकता है कि यहाँ पर आपस में ही इतना कंपटीशन हो, दोनों जान के दुश्मन हो दोनों स्पीशीज, तो वो आपस में ही उस रिसोर्स को तो ध्यान देंगे ही नहीं, बट वो आपस में ही लड़ मरेंगे। So therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species measured in terms of R, that is intrinsic rate of increase, is significantly lower in presence of the another species। वही घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा ग्रो करेगा, बेसिकली जो ज्यादा डोमिनेट होगा वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। सो इट इज रिलेटिवली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन अ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो ध्यान से सुनना। एज गॉस, किसने किया था, गॉस ने किया था, एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड। when resources are limited, that competitively superior species will eventually eliminate the other species, but evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, उसको ध्यान दो, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि इसमें एक स्पीशीज जो है वो डोमिनेटिंग होगी, ठीक है, डोमिनेटिंग होगी, पावरफुल होगी देन दी दूसरी स्पीशीज। ठीक है, तो जो स्पीशीज ए है वो डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से वो कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूड कर देगी स्पीशीज बी को। ठीक है, इन दोनों में कंपटीशन होगा, स्पीशीज ए डोमिनेटिंग है, हमें पता है ये चीज, तो वो इस स्पीशीज बी को एक्सक्लूड कर देगी, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। Strong and persuasive circumstantial evidence does not exist, however, in some cases, the abundant tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after a goats were introduced on the island. This is the example of the competitive exclusion.
क्यों? क्योंकि जो गोट्स थे उनकी ज़्यादा अच्छी ब्राउज़िंग हैबिट थी। वो बहुत फ़ास्ट तरीके से घास को चर सकते थे। उनकी ब्राउज़िंग एफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा थी किसकी? गोट की, ठीक है? जिसकी वजह से जो टॉर्टॉइस वहाँ पे ऑलरेडी रिसाइड करते थे, वो इतना अच्छा से नहीं खा पाते थे घास, जल्दी-जल्दी फ़ीड नहीं कर पाते थे एंड देयरफॉर उनका जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई, गोट की पॉपुलेशन बढ़ गई, उन्होंने डोमिनेट कर लिया और अब इन टॉर्टॉइस की जो पॉपुलेशन थी गैलापागोस आइलैंड में वो कम हो गई एंड एट द एंड वो एक्सटिंक्ट हो गए। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पे स्पीशीज ए कौन सी हो गई? गोट, जो कि डोमिनेट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। और स्पीशीज बी कौन सी हो गई? टॉर्टॉइस। ठीक है, कौन सी हो गई? टॉर्टॉइस। ठीक है। Another evidence for the occurrence of the competition in nature comes from what is called competitive release. एक अपन ने पढ़ा exclusion, दूसरा आता है release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. तो इनका कहने का मतलब है कॉम्पिटिटिव रिलीज, मतलब इस वाले पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है कि जो डोमिनेट वाला था उसको हमने उस एरिया से ही हटा दिया। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। अगर मैं इसको एक शॉर्ट में समझाऊं तो ये जो कॉम्पिटिटिव रिलीज वर्ड है ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डोमिनेटिंग स्पीशीज होती है, जो डोमिनेटिंग स्पीशीज होती है उसको हम कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं उस एक्सपेरिमेंटल फील्ड से, जिसकी वजह से एट द एंड हमें जो आपके वीक वाले जो स्पीशीज होती है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती दिखती है और पॉपुलेशन बेसिकली क्या होता है उस वीक स्पीशीज का बढ़ जाता है। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन रिलीज हुआ, मतलब हट गया कंपटीशन, ठीक है। वीक स्पीशीज का कंपटीशन कौन था? वो डोमिनेटिंग स्पीशीज, हमने उसी को ही हटा दी तो पॉपुलेशन क्या हुआ, बढ़ता हुआ दिखा। Now, Cornell's elegant field experimentals show that one of the rocky coast of Scotland, the larger and the competitively superior branchils, that is Balanus, dominate the interdial area and excludes the small barnacle Cathamelis from the zone. In general, herbivores and the plants appear to be more adversely affected by the competition than the carnivores. ऑफ कोर्स सी बात है, अगर हर्बीवोर्स और प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो ये ज्यादा अफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स, क्योंकि कार्निवोर्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं लेकिन हर्बीवोर्स को सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी, दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। ठीक। Now, Gauss competitive exclusion principle states that the two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। वही मैंने आपको चीज बताई, जो भी कॉम्पिटिटिव डोमिनेटिंग होगा वो ही जी पाएगा, वो ही compete कर पाएगा, अदरवाइज जो इंफीरियर वन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा उस जगह से। दिस मे बी ट्रू इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, ये तभी पॉसिबल है जब रिसोर्सेज जो है वो लिमिटिंग है, बट नॉट अदरवाइज। More recent studies do not support such gross generalization about the competition। अब आगे, ये तो बहुत पहले की बात है लेकिन अभी भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो इस तरीके के कंपटीशन, जनरलाइज्ड कंपटीशन के बारे में बताना ये सही, अभी ऐसा सही नहीं माना गया, मतलब सपोर्ट नहीं करता। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that specific facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than the exclusion।
ठीक है? सो कुछ हो सकता है कि कई बार स्पीशीज़ जो है वो इस बीच का रास्ता भी निकाल लेते हैं कि भाई हो सकता है कि तू ये वाला रिसोर्स खा लो, तुम ये वाला रिसोर्स खा लो, ठीक है? इस और हम आपस में भाईचारे के साथ रहें। तो हो सकता है एक्सक्लूजन ना हो उस वजह से। नाउ वन सच मैकेनिज्म इज़ द रिसोर्स पार्टीशनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है? एक ऐसा टाइम हो सकता है जैसे कि 2 स्पीशीज़ है, ठीक है? जो 2 स्पीशीज़ है, वो सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो हो सकता है कि वो टाइम ही अलग चूज़ कर लें, जैसे कि एक स्पीशीज़ ए है और एक स्पीशीज़ बी है, ठीक है? अब ये दोनों ही एक कॉमन रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों स्पीशीज़ में बहुत भाईचारा भी है, लाइक फ्रेंड्स हैं ये दोनों स्पीशीज़ आपस में। तो ये क्या करेंगे, ये एक इस तरीके का सिनेरियो बनाएँगे, एक तरीके का टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि ये स्पीशीज़ ए बोलेगा कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं डे में खा लेता हूँ इसको, और स्पीशीज़ बी बोलेगा तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं नाइट में फीड कर लूँगा। ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिसोर्स ही बदल दिए जाएँ, ठीक है? स्पीशीज़ ए बोलेगा कि अगर मुझे ये खाना होगा तो मैं ये खा लूँगा, नहीं तो मैं दूसरा रिसोर्स भी खा सकता हूँ, ठीक है? इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है। So for the same resource, they could avoid the competition by choosing, for instance, a different time for feeding or different foraging pattern. MacArthur, a very important scientist name, showed that the 5 closely related species of the warbler living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to the behavioral difference in the foraging activity. तो आई होप ये पूरी चीज़ जो कंपटीशन के बारे में अभी तक अपन ने पढ़ी है वो समझ में आ गई होगी। Now moving towards the next interaction, that is the parasitism. पैरासिटिज्म में एक को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। फायदा वाला वो होगा जो उस पर्टिकुलर होस्ट पर फीड कर रहा है, एंड नुकसान किसे होने वाला है, होस्ट को होने वाला है। So, considering that the parasitic mode of life ensure free lodging and means, of course सी बात है, आराम से रहना और आराम से फ्री का खाना, पैरासाइट यही करते हैं, ठीक है? It is not surprising that the parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plants to the higher vertebrates. प्लांट्स में भी पैरासाइट रहते हैं, हमारी बॉडी में भी रहते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है? Many parasites have evolved to be a host specific. कुछ तो host specific होते हैं कि मतलब मैं इसी particular species में ही grow करूँगा, इसके अलावा अगर कहीं जाता हूँ तो मैं grow नहीं कर पाऊँगा, in such a way that the both host and the parasite tend to co-evolve. That is, if the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to co-evolve a mechanism to counteract and neutralize them. अब जैसे कि मैं एक लेमन लैंग्वेज में अगर तुम लोगों को बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊँ कि जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है? ह्यूमन्स की बॉडी है एंड ह्यूमन की बॉडी में किसी आपका एक पैरासाइट रहता है, लेट्स सपोज टेपवर्म, ठीक है? टेपवर्म। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, टेपवर्म क्या है, पैरासाइट है। क्या है? पैरासाइट है। अब क्या हुआ कि ह्यूमन जो है उसने इस तरीके की कंडीशंस बना दी कि टेप वर्म जो है वो अब नहीं रह पाएगा, और ह्यूमन ने बोला भाई अब तो मैं पावरफुल हो गया, अब मेरे अंदर टेप वर्म आ ही नहीं सकता। लेकिन उसको क्या पता था टेप वर्म भी साथ-साथ इवॉल्व क क्योंकि उसको तो अपना घर चलाना है, उसको तो अपना आगे स्पीशीज़ बढ़ानी है, तो टेप वर्म भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इसके ह्यूमन के इवॉल्व। ठीक है? वो बोलेगा ऐसे कैसे तुम मुझे पीछे छोड़ सकते हो? मैं भी इवॉल्व होऊँगा साथ में। तो ये जो ह्यूमन के अंदर जो उसने रेज़िस्टेंट प्रोड्यूस किया था अगेंस्ट द टेप वर्म ने उसके मतलब उस रेज़िस्टेंट के अगेंस्ट अपने अंदर इवोल्यूशन लाया, उसके अंदर अपने अंदर चेंजेस किए और बोलेगा भाई रहूँगा मैं तो अंदर ही तुम्हारे, ठीक है? सो इन अदर वर्ड्स, टू बी अ सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशीज इन
Accordance with their lifestyle, parasites evolved special adaptations such as loss of unnecessary sense organ. Of course ये बात है, उनको अगर पैरासाइट के फॉर्म में जीना है तो वो सेंस ऑर्गन्स का क्या करेंगे? ठीक है, अडेसिव ऑर्गन्स अपने लिए अप्लाई करेंगे उसके अलावा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको बॉडी से चिपक के रहना है। ठीक है, अडेसिव होके रहना है, सक्कर्स का फॉर्मेशन करेंगे ताकि वो होस्ट पर एकदम क्लिंग हो जाए, चिपक जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम उनके अंदर नहीं रहेगा। क्या करेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का, जब उनके पास बना-बनाया खाना फ्री में डाइजेस्ट होके उनको मिल रहा है, तो उनको डाइजेशन उनका कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उनकी हायर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है। Now, the life cycle of the parasites are often complex involving one or two intermediate host. हो सकता है जैसे टेप वर्म में भी आपके पास 2 होस्ट प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? ऐसे ही 2 या 3 होस्ट प्रेज़ेंट होते हैं जिसमें कि एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक सेकेंडरी होस्ट होता है, ठीक है? द ह्यूमन जैसे कि लिवर फ्लूक की बात करें तो ह्यूमन्स में लिवर फ्लूक जो होता है वो आपका रहता है डिप इसके 2 इंटरमीडिएट होस्ट रहते हैं, एक स्नेल और एक फिश जिसमें वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अगर अपन मलेरिया की बात करें तो इसको भी वेक्टर चाहिए होता है मॉस्किटो और अपना ह्यूमन बॉडी चाहिए होती है टू स्प्रेड ऑफ द अदर होस्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म्स द होस्ट। ऑफ कोर्स ये बात है, जितने भी पैरासाइट्स होंगे वो होस्ट को हार्म करेंगे। दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस द पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑफ कोर्स ये बात है, वो आपका सारा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सब चीज़ें ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, होस्ट को ताकत में सॉरी जो पैरासाइट है उसको ताकत मिल रही है, लेकिन जो होस्ट की ताकत है, जो उसके सारे सेल्स तक पहुँचनी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एनर्जेटिकली उसको महसूस होता, वो चीज़ उसके पास नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है वो काम कम कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कम कर पाएगा, ठीक है? उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा, ठीक? Now, they might render the host more vulnerable to the predation by making them physically weak. आई होप ये समझ में आया होगा अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है। नाउ पैरासिटिज्म की अगर अपन और बात करें तो पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। अब दो तरीके के पैरासाइट्स होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी फीड करते हैं और एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर फीड करते हैं, अंदर रहते हैं। सो द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ दिस ग्रुप दैट इज एक्टोपैरासाइट की ऑफ कोर्स सी बात है, लीस ऑन ह्यूमंस, जुएं जो ह्यूमंस के शरीर पे मिलते हैं एंड उसी तरीके से टक्स जो है वो डॉग्स पे मिलती है। Many marine fishes are infested that ectoparasites copepods, ठीक है। अब कुछ मेराइन फिशेस पे कोपेपॉड्स नाम का एक्टोपैरासाइट रहती है, ठीक है। कस्क्यूटा अ पैरासिटिक प्लांट, इसको तो आपने बचपन में नाम सुना होगा, ठीक है। तो मैंने तो 8th में ही सुन लिया था कस्क्यूटा का। सो एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि प्लांट पे ही रहता है, ठीक है। commonly found growing on a hedge plant, has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. Of course सी बात है, कस्क्यूटा क्या करेगा फोटोसिंथेसिस करके, उसको पैरासाइट ही तो रहना है, तो उसको तो फ्री में खाना मिलेगा हर तरीके से, तो वो क्लोरोफिल और उसमें लीव्स वो लॉस्ट कर देता है। It derives its nutrition from the host plant which it parasites. The female mosquito is not considered as a parasite. वेरी इंपॉर्टेंट कि फीमेल मॉस्किटो जो है वो किसी भी तरीके से पैरासाइट की तरह काम नहीं करता, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर जो है, जो स्पोरोजोइट जो होता है इसके अंदर, वो बेसिकली ये कैरी करती है। बेसिकली फीमेल मॉस्किटो इज अ वेक्टर, मतलब वो पैरासाइट को कैरी करता है, ठीक है, ना कि वो खुद पैरासाइट है, ठीक। In contrast, endoparasites are those that lives inside the host that body at different sites, जैसे कि liver, kidney, lungs, red blood cells, ठीक है, कहीं पर भी वो बॉडी के अंदर रह सकते हैं। The life cycle of the endoparasites are more complex because of their extremely specialization. Of course, ये बात है, अगर बॉडी के अंदर रहना है तो स्पेशलाइज तो होना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका जो लाइफ साइकिल होता है एंडोपैरासाइट्स का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। Their morphological and the anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential.
अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ, बिकॉज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है? एक होता है ब्रूट पैरासिटिज़्म। ब्रूट पैरासिटिज़्म आपको बर्ड में देखने को मिलता है, बी फॉर बर्ड, पी फॉर ब्रूट पैरासिटिज़्म। अब ये पैरासिटिज़्म जो है आपको देखने को मिलेगा कोयल में और आपके क्रो में। सो बेसिकली क्या होता है, जो क्रो के एग होता है और जो कोयल का जो एग होता है वो समवॉट सिमिलर होता है। अब जो क्रो है, जब वो अपना एग हैच कर देता है, तो जो कोयल होती है वो उसके एग को गिरा देती है और उसकी जगह अपने एग वहां पे जाके रख देती है। तो इससे क्या होता है कि दोनों के एग शेल जो होते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं। क्रो कंफ्यूज होके उसको लगता है कि ये मेरा ही एग है, उसको हैच करने लग जाता है। ठीक है, अब जैसे ही वो पूरी प्रोसेस होती है, तो उसको एकदम से सरप्राइज मिलता है कि अरे मेरे एग में से कोयल के बच्चे कहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, so this is known as the brood parasitism. So brood parasitism in the birds is fascinating example of this parasitism, in which the parasitic bird lay its egg in the nest of the host and let the host incubate them. ठीक है, hatch नहीं, incubate. During the course of the evolution, the eggs of the parasitic birds have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce chances of the host bird detecting their foreign eggs and ejecting them from the nest, as I have said. They too follow the movement of the cuckoo, that is the and crow in your neighborhood park during the breeding season and watch the brood parasitism in action. So basically आपका ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल कुकू और क्रो है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी कमेंसलिज्म। सो अगर अपन कमेंसलिज्म की बात करें, तो कमेंसलिज्म में आपके क्या होता है, किसी एक को फायदा होता है और किसी एक को कुछ नहीं होता, नुकसान भी नहीं होता। ठीक है, सो कमेंसलिज्म, दिस इज द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट एंड द अदर स्पीशीज इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। अब एग्जाम्पल आते हैं सीधा, एन ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच। अब बेसिकली जो ऑर्चिड है वो मैंगो पर ग्रो करता है एज अ एपीफाइट। तो यहाँ पर बेसिकली वो ऑर्चिड जो है वो खुद का खाना प्रोड्यूस करेगा, वो सिर्फ जगह देखता है, रहने के लिए जगह लेता है मैंगो की ब्रांच पे। बाकी उसको मैंगो की से उनके जो पेड़ है उससे कुछ लेना देना नहीं है, ना वो उससे हेल्प मांगता है कि मुझे तुम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, कि मुझे खाना प्रोवाइड करो, कुछ नहीं। बस वो एक उसका ये फायदा होता है कि वो जो ब्रांच पे रहता है तो उसको एक तरीके से मतलब प्रॉपर सनलाइट मिलती है ऊंचाई पे जाके, और वो अपना अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो यहाँ पे मैंगो को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऑर्किड का फायदा हो गया। दूसरा है, अगर अपन एग्जाम्पल में एनिमल के एग्जाम्पल में बात करें, तो बैरिंकल्स। बैरिंकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल बेनिफिट while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit। अब जो बैरिंकल्स वेल पे प्रेजेंट रहते हैं, वो उनका बेनिफिट इतना रहता है कि वो जो उनके प्रेडेटर्स होते हैं वो उनसे बच जाते हैं, बस इतना फायदा रहता है। बाकी ना वेल का इसमें कुछ नुकसान होता है, ना इसमें कुछ उनका फायदा होता है। ठीक है, सेम विथ मैंगो। द कैटल एग्रेट। अब ये चीज तो तुम लोगों ने बहुत ऑब्जर्व करी होगी रोड साइड पे, जब भी तुम कभी जैसे हाईवे पे ट्रैवल करते होगे तो तुमको कभी मिला होगा, या जो लोग गांव से होंगे तो उन लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो बफेलो होती है उसके ऊपर एक पंछी आके बैठ जाता है, एक बर्ड आके बैठ जाता है। ठीक है, सो वो बेसिकली कैटल इग्रेट होता है। अब ये नॉर्मली अपन को इंडिया में देखने को मिल जाती है ये चीज़। तो जैसे-जैसे बफ़ेलो आगे चलती है, वैसे-वैसे उस वो जो छोटे-छोटे कीड़े होते हैं ना अर्थ के सॉइल में, वो एकदम से बाउंस करते हैं, ठीक है? उछलते हैं, जिसकी वजह से जो कैटल एग्रेट है उसको पकड़ लेता है और अपने फीडिंग के लिए यूज़ कर लेता है। तो इससे क्या हुआ, कैटल एग्रेट को फ़ायदा हो गया, लेकिन जो बफ़ेलो है ना उसको नुकसान हुआ, ना कोई उसे फ़ायदा हुआ। ठीक है, so cattle migrate and grazing cattle in a close association, a sight you are most likely to catch if you live in farmed or rural areas, is a classic example of the commensalism. I hope ये समझ में आया होगा।
The egret always forage closer to where the cattle are grazing because the cattle, as they move, stir up and flush up out the insect from the vegetation, as I have said right now, that otherwise might be difficult for the egret to find and catch. ठीक है, तो बेसिकली बफेलोज उनका काम आसान कर देती है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, और इससे ना तो बफेलो को कुछ नुकसान होता है ना कुछ फायदा होता है, बल्कि एग्रेट का फायदा हो जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल सुन लो कमर्शियलिज्म का, सी एनेमोन एंड द क्लाउन फिश। ठीक है, बेसिकली सी एनेमोन के पास क्या प्रेजेंट होता है, स्टिंगिंग टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सी एनेमोन किससे बिलोंग करता है, ये आपके बिलोंग करता है निडेरियन, ठीक है, निडेरियन फाइला से। तो इनके पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, फिश जो होती है उसको अपने प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिल जाती है। क्लाउन फिश जो होती है उसको अपने प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन इससे सी एनेमोन का ना तो कुछ फायदा होता है ना तो कुछ नुकसान होता है, लेकिन क्लाउन फिश की जान बच जाती है। सो ये चीज भी आपको, ये दोनों एग्जांपल्स जो है, ये तीनों एक्चुअली चारों, दैट इज दी ऑर्किड और आपकी मैंगो की, पेरिंकल्स और वेल की, और आपके यहाँ पर कैटल इग्रेट और बफेलो की या कैटल की, और आपके सी एनेमोन और क्लाउन फिश का, ये एग्जाम्पल जो है आपको याद रखना है। The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. ठीक है, नाउ अब अगर अपन बात करें म्यूचुअलिज्म की, तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को ही फायदा होता है, चाहे वो स्पीशीज ए हो चाहे वो स्पीशीज बी हो। ठीक है, so this interaction confers benefit on both the interaction species, as I have said. अब example में आ जाते हैं lichens. Lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and the photosynthesizing algae or the cyanobacteria. So basically lichens जो है वो कैसे बनते हैं, ये बनते हैं आपके फंगाई और एल्गे के एसोसिएशन से। एल्गे जो रहते हैं वो सॉइल के ऊपर वाले पार्ट में रहते हैं, और जो फंगस रहती है वो नीचे रहते हैं। तो एल्गे के जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, उनके साथ जो फंगस है वो एसोसिएट करते हैं एंड दे फॉर्म द लाइकेन। सो एल्गे क्या करेगा, एल्गे का काम होगा जो भी फूड का फॉर्मेशन है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस करेगा, और फंगस का काम क्या होगा कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, नाउ इसी तरीके से तो इससे क्या हुआ कि इसको मिनरल्स बेसिकली, ठीक है, इसमें भी मिनरल्स, तो इससे बेसिकली क्या हुआ, एल्गे को, एल्गे ने खाना दिया फंगस को, और फंगस ने एल्गे को इन रिटर्न मिनरल्स पहुंचा दिए, तो इसमें दोनों का ही फायदा हो गया। Similarly, the mycorrhizal associations between the fungi and the roots of the higher plants, अब ऐसे ही आपके माइकोराइजा का भी फॉर्मेशन होता है। माइकोराइजा क्या होता है, जब जो प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स जो होते हैं, जब वो रूट्स वो जो उनकी होती है उनके साथ फंगस का एसोसिएशन हो जाए। ठीक है, सो इससे क्या होगा, फंगस जो है वो एसेंशियल जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स को पहुंचाएगी, एंड इन रिटर्न प्लांट्स क्या करेगा, फूड देगा फंगस को। So the fungi help in the plant's absorption of the essential nutrient from the soil, while the plants in return provide the fungi with the energy yielding carbohydrate. ठीक है, I hope इतना समझ में आया होगा। The most spectacular and evolutionary fascinating example of the mutualism are found in the plant-animal relationship. Plant needs the help of an animal for pollinating their flowers and dispersing their seeds. Animal obviously have to be paid fees for the service that plants expect from them. So basically क्या होगा कि जो प्लांट रहता है और जो एनिमल रहता है, ये आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। सो सबसे अच्छा आपको देखने को मिलता है पॉलिनेशन के टाइम पे, ठीक है? ये जो रिलेशनशिप है पॉलिनेशन के टाइम पे देखने को मिलती है। अब ये दोनों ही फ्लावर्स हैं, अब सपोज़ करो ये जो है ये मेल फ्लावर है एंड ये जो है ये फीमेल फ्लावर है। अब इनका जो पोलन ग्रेन है वो कैसा है, ये स्टिकी है और थोड़ा सा हेवी वेटेड रहता है एज कंपेयर टू जो विंड पॉलिनेटिंग वाले पोलन से। तो जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं उनके पोलन ग्रेन्स अलग तरीके के होते हैं।
तो वो इजीली विंड के थ्रू मूव नहीं कर पाते, उनको इंसेक्ट की जरूरत रहती है। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट आएगा पॉलिनेशन के लिए, वो क्या करेगा, यहाँ पर पहले पॉलिनेशन के यहाँ पर आके बैठ जाएगा, ठीक है। अब फ्लावर क्या करेगा, वो उस टाइम पर आपके जो पोलन ग्रेन्स है उस फ्लावर्स के, वो इसकी बॉडी पर स्टिक कर देगा, ठीक है। जब वो उस प्लांट पर, उस फ्लावर पर बैठेगा, एंड इन रिटर्न वो क्या करेगा कि इस जो फ्लावर का नेक्टर है, वो इस बी को या इस इंसेक्ट को खाने देगा। अब उड़ के ये जाएगा और अगर सेम स्पीशीज के फ्लावर पे जाके बैठ जाता है, फीमेल फ्लावर पे, वहां पर ये रिलीज कर देगा पोलन ग्रेन, और वहां से भी नेक्टर लेगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि प्लांट को भी फायदा हो गया और बी को भी फायदा हो गया, मतलब बी को भी उसका फूड मिल गया और प्लांट का पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। सो प्लांट्स ऑफर रिफर्ड और फीस, तो बेसिकली रिवॉर्ड्स और फीस बोली जाती है इसको। तो नेक्टर्स एंड पोलन ग्रेन्स आर कंसिडर्ड एज द फीस और द रिवॉर्ड्स टू देयर बीज या फिर इंसेक्ट्स, या जो भी एनिमल उनको pollinate कर रहा है, in the form of pollen and nectar, as I have said, for the pollinators, and juicy and nutrition fruits for the seed dispersers. But mutually beneficial systems should also be safeguard against a cheater. अब चीटर क्या है इनमें, बेसिकली चीटर वो है जो धोखे से, तो भाई आपका पोलन ग्रेन और नेक्टर दोनों ले गए, लेकिन उन्होंने जाके पॉलिनेशन ही नहीं किया, वो उस स्पीशीज पर ही नहीं गए जहां पर उनको एक्चुअल में पॉलिनेट करना था। सो दे आर नोन एज द cheaters. So for example, animals that try to steal nectar without aiding in pollination. Now you can see why the plant and the animal interaction often involve co-evolution. अब इनमें भी जरूरी है, अगर ये पर्टिकुलर इंसेक्ट जो है इस पर्टिकुलर प्लांट का पॉलिनेशन करता है और किसी वजह से ये वाला प्लांट जो है वो इवॉल्व हुआ, उसमें कोई चेंजेस आए, तो इस वाले इंसेक्ट को, इस वाले एनिमल को भी अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो इसकी इवोल्यूशन के साथ मैच कर सके, और इनकी जो आपस में रिलेशनशिप थी कि ये पॉलिनेट करता था और ये खाना देता था, वो बनी रहे, मेंटेन रहे। सो को इवोल्यूशन जरूरी होता है, और ये पूछते भी हैं। सो पैरासिटिज्म में और म्यूचुअलिज्म में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे याद रखना क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इनमें को इवोल्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि पैरासिटिज्म में भी जो पैरासाइट्स होते हैं उनको जो उनके होस्ट है उनके साथ इवॉल्व होना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड सेम गोज विद द म्यूचुअलिज्म, दोनों को ही आपस में, अगर एक इवॉल्व हो रहा है तो दूसरे को भी इवॉल्व होना ही पड़ेगा, अगर उनको आपस में अपना रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। That is, the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. In many species of the fig trees, अब यहाँ पे fig trees basically banyan trees जो होते हैं उनको बोला जाता है, पीपल के, banyan के, उनको fig trees बोला जाता है। That is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of the west. का fig जो ट्री है उसका जो रिलेशनशिप है कौन से इंसेक्ट के साथ है, वेस्ट के साथ है, ठीक है। इन दोनों की ही लाइफ साइकिल आपस में कंप्लीट नहीं हो पाएगी अगर कोई एक भी एब्सेंट हुआ तो। सो इट मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीशीज कैन बी pollinated only by a partner wesp species and no other species, ठीक है, ये चीज याद रखना। द फीमेल वेस्प uses fruits not only as an oviposition, that is the egg laying but site, but uses the developing seed within the fruit for nourishing. सो बेसिकली क्या होता है, जो आपके वेस्प होते हैं ना, वो जो उसमें जो फीमेल वेस्प होती है, तुम लोगों ने अंजीर देखी है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना अंजीर का, और उसके अंदर बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली वो जो सीड्स होते हैं, वो जो अंजीर होती है, उस ऐसे ही वो उसका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये जो फीमेल वेस्प है वो अपना एग ले करती है, और यही जो सीड्स होते हैं इनको खाती है नरिशिंग के लिए, ठीक है, लार्वा की नरिशिंग के लिए। द वेस्प, अब इन रिटर्न क्या होगा कि ये जो वेस्प है वो पॉलिनेट करेंगे फिग के सीड्स को,
सॉरी फिग के पॉलिनेशन, सॉरी पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। फिग इन्फ्लोरेसेंस while searching for a suitable egg laying site. In return for the favor of pollination, the fig offered wasp some of its developing seeds as food for the developing wasp larvae. दूसरा एग्जाम्पल आता है ऑर्किड्स का। सो ऑर्किड्स में बेसिकली क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं, जो ऑर्किड प्लांट होता है, वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरीके से अपने आप को बना लेता है कि वो फीमेल बम्बल बी की तरह लगता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो मेल बम्बल बी होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, बट वो जब एक्चुअल में उसके पास जाता है तो उसे पता, उसके ऊपर जब बैठता है उस फ्लावर के ऊपर, तो उसको पता चलता है ये फीमेल बम्बल बी नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, पहली चीज जो फ्लावर के ऊपर वो इंसेक्ट बैठा, अब उससे क्या होगा कि जो बी है उसको तो पॉलिनेशन भी मिल गया, उसको नेक्टर भी मिल गया, एंड इन रिटर्न प्लांट का फायदा हो गया कि उसका पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। सो ऑर्किड्स हैव building diversity of the floral pattern way of which have evolved to attract the right pollinator insect, as I have said, and ensure guaranteed pollination by it. Not all the orchids offer efforts, सारे के सारे नहीं करते बट कुछ करते हैं। एग्जाम्पल में द मेडिटेरियन ऑर्किड और ट्वाइस एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसेट, इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिसेट मतलब छलावा, ठीक है, to get pollination done by a species of bees. One petal of its flower bear an uncanny resemblance to the female of the bee in size, color and marking, जैसे कि मैंने बताया। The male bee is attracted to what it perceives as a female, pseudocopulates with the flower, and during the process is dusted with the pollen from the flower. When the same bee pseudocopulates the another flower, it transfers the pollen it to and thus pollinates the flower. Here you can see how co-evolution operates. If the female bee's color, अब यहाँ पे तुम्हें देखना है कि अगर किसी भी कारण की वजह से अगर इस फीमेल बी में कुछ अंतर आता है, ठीक है, कुछ भी कलर का या उसके साइज का, तो ये जो प्लांट है इसको भी अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा साथ ही साथ में, क्योंकि इसको पॉलिनेशन करवाना है उस फीमेल बी की तरह। उसके अपने पेटल्स जो हैं, फ्लावर के जो पेटल्स हैं, उसको अपनी उस इवॉल्व फीमेल बी की तरह करवाने पड़ेंगे ताकि पॉलिनेशन हो जाए। So pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolve to maintain the resemblance of its petal to the female bee. So this completes our chapter, that is organism and population. I hope आपको ये पूरा जो चैप्टर है समझ में आया होगा, और ये हमने पूरा जो चैप्टर है विद इन 2 आवर्स कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली, जिसमें हमने सारी एनसीईआरटी की लाइन जो है वो कवर करी। अगर आपको ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।